मॉसफेट एक बिजली से चलने वाला स्विच होता है जो किसी चलने वाली मशीनी पुर्जे के बिना विद्युत धारा के प्रवाह को चालू करता है और रोकता है। किसी भी अन्य पारंपरिक ट्रांजिस्टर की तरह ही मॉसफेट भी एक तरह की सेमीकंडक्टर सामग्री का बना होता है। जैसे कि सिलिकॉन अपने शुद्ध रूप में एक सेमीकंडक्टर में बहुत निम्न विद्युत चालकता होती है, लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर पदार्थ में एक नियंत्रित मात्रा में अशुद्धताएं मिला देते हैं तो इसकी चालकता तेजी से बढ़ जाती है। अशुद्धताएं मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। डोपिंग से जुड़ी भौतिकी को समझने के लिए आइए पहले सिलिकॉन और साथ ही अशुद्धता, जिसे डोपेंट या अपमिश्रक कहते हैं, की आंतरिक संरचना को समझते हैं। शुद्ध सिलिकॉन में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इस कारण इसकी चालकता बहुत निम्न होती है। लेकिन जब आप सिलिकॉन में कुछ मिलावट करते हैं जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ की विद्युत चालकता प्रभावशाली तरीके से बढ़ जाती है। इसे एन टाइप डोपिंग कहते हैं। हम कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन वाले अपमिश्रक भी मिला सकते हैं और वो भी शुद्ध सिलिकॉन की विद्युत चालकता को बढ़ा देगा। इसे पी टाइप डोपिंग कहते हैं। जब अपमिश्रक की सांद्रता निम्न होती है तो डोपिंग को निम्न या हल्का कहा जाता है, जबकि दूसरी ओर जब ये उच्च होती है तो डोपिंग को उच्च या भारी कहा जाता है। आइए वापस मॉसफेट की कार्यप्रणाली पर आते हैं। अगर आप आगे बताए गए तरीके से एक सिलिकॉन की परत में मिलावट करते हैं तो आपको मॉसफेट की आधारभूत संरचना मिल जाएगी। ये भी रोचक है कि पी क्षेत्र में भी बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो विद्युत चालकता में सक्षम है, इसलिए हम इन्हें अल्पसंख्या वाहक या माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि मॉसफेट में माइनॉरिटी कैरियर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं। जब कभी पी-एन का जंक्शन बनता है तो एन क्षेत्र के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति पी क्षेत्र के खाली छिद्रों को भरने की होती है। इसका मतलब है कि पी-एन जंक्शन की सीमा पर स्वाभाविक रूप से छिद्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस क्षेत्र को डिप्लीशन या रिक्तीकरण क्षेत्र कहते हैं। यही घटना मॉसफेट के पी-एन जंक्शन में भी होती है। आइए अब मॉसफेट से एक विद्युत सेल को जोड़ देते हैं और पता लगाते हैं कि क्या होता है। पीएन जंक्शन की दाईं ओर इलेक्ट्रॉन सेल के सकारात्मक भाग की ओर आकर्षित होते हैं और छिद्र दूर हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो विद्युत स्रोत के कारण डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई दाहिनी तरफ बढ़ गई है। इसका मतलब है कि मॉसफेट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। संक्षेप में इस साधारण व्यवस्था से मॉसफेट काम नहीं करेगा। आइए देखते हैं कि एक सरल तकनीक का प्रयोग करके मॉसफेट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे बनाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें पहले एक संधारित्र यानी कैपेसिटर की कार्यप्रणाली को समझना होगा। कैपेसिटर के अंदर आप दो समानांतर धातु की प्लेटों को देख सकते हैं जो एक ऊष्मारोधक या इंसुलेटर से विभाजित होती है। जब आप इसके आर पार डीसी पावर का स्रोत जोड़ते हैं, सेल का सकारात्मक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को धातु की प्लेट की ओर आकर्षित करता है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी धातु की प्लेट पर एकत्रित होते हैं। आवेश का ये जमाव प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। आइए एक प्लेट को बदलकर उसके स्थान पर मॉसफेट का पी टाइप सबस्ट्रेट लगा देते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, अगर आप विद्युत स्रोत को मॉसफेट के आर पार जोड़ते हैं तो जैसा कि कैपेसिटर में होता है, इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट को छोड़ देंगे। मॉसफेट के पी सबस्ट्रेट में ये इलेक्ट्रॉन तितर बितर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के अपने स्थान से हटने के कारण धातु की प्लेट पर बना सकारात्मक आवेश विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा, जैसा कि दिखाया गया है। याद रहे, पी टाइप क्षेत्र में भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैपेसिटर के कार्यकलाप से जो विद्युतीय क्षेत्र बनता है वो इलेक्ट्रॉनों को सबसे ऊपर की ओर आकर्षित करता है। हम मान लेंगे कि बनने वाला विद्युतीय क्षेत्र काफी शक्तिशाली है और फिर इलेक्ट्रॉन के प्रभाव का अवलोकन करेंगे। चीजों को अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए एनिमेशन को फिर से पीछे ले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन को पुनः छिद्रों से जोड़ा गया था और आप देख सकते हैं कि सभी छिद्रों के भर जाने के बाद ऊपरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों से जरूरत से अधिक भर जाता है। इस क्षेत्र के बिल्कुल नीचे सभी छेद भर चुके हैं और यहां कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। यह क्षेत्र नया डिप्लीशन क्षेत्र बन गया है। आप देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से डिप्लीशन क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ती है।
और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए माध्यम तैयार हो जाता है। अगर हम विद्युत का एक स्रोत इसमें जोड़ दें, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करेंगे जैसा कि दिखाया गया है। इसी तरीके से मॉसफेट चालू स्थिति में आ जाता है। आप ट्रांजिस्टरों के टर्मिनलों के नामों और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की प्रवृत्ति के बीच आपसी संबंध को आसानी से समझ सकते हैं। अगर प्रयुक्त वोल्टेज पर्याप्त नहीं है तो विद्युतीय क्षेत्र कमजोर होगा और कोई माध्यम नहीं बन पाएगा और इस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। इस तरह गेट वोल्टेज को नियंत्रित करके हम मॉसफेट को चालू या बंद कर पाएंगे। आइए अब वास्तविक जीवन का एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जिसमें मॉसफेट एक स्विच की तरह काम करता हो। इस ऊष्मा आधारित फायर अलार्म को लेते हैं। सर्किट में लगा थर्मिस्टर इसके तापमान में बढ़ोतरी के साथ इसके प्रतिरोध को घटाता है। शुरुआत में कमरे के सामान्य तापमान पर उच्च थर्मिस्टर प्रतिरोध के कारण गेट पर वोल्टेज निम्न होती है और वो मॉसफेट को चालू करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अगर तापमान बढ़ता है तो थर्मिस्टर का प्रतिरोध घट जाता है, जिससे उच्च गेट वोल्टेज प्राप्त होता है, जो कि अब मॉसफेट को चालू कर देता है और अलार्म बज उठता है। मॉसफेट्स ने डिजिटल मेमोरी और डिजिटल प्रोसेसर के द्वार भी खोल दिए हैं। यहां आप देख सकते हैं 4 मॉसफेट्स एक साथ जुड़कर एक स्थायी रैम के आधारभूत मेमोरी तत्व का रूप ले लेते हैं। सबसे निचले स्तर पर मॉसफेट्स लॉजिक गेट्स बनाने के लिए परस्पर जुड़े होते हैं। अगले स्तर पर गेट्स को जोड़कर प्रसंस्करण इकाइयां बन जाती हैं, जो हजारों तार्किक और गणितीय कार्यों को संपादित करती हैं। बीजेटी से बिल्कुल अलग मॉसफेट्स की प्रवृत्ति मापनीय होती है, ताकि एक ही पट्टी पर लाखों मॉसफेट्स का जाल बिछाया जा सके। जब तक बीजेटी चालू होता है तो वो इसके मुख्य करंट का एक छोटा हिस्सा बर्बाद कर देता है, जबकि मॉसफेट में ऊर्जा की ऐसी बर्बादी नहीं होती है। मॉसफेट का अन्य लाभ है कि यह केवल एक प्रकार के आवेश वाहक के साथ संचालित होता है, चाहे वो एक छिद्र हो या एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए यह कम शोर करता है। यही कारण है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मॉसफेट्स एक लोकप्रिय विकल्प है। हमें आशा है कि इस वीडियो में आपको मॉसफेट की कार्यप्रणाली के बारे में स्पष्ट धारणात्मक विवरण दिया है।